शाम का नाश्ता। शाम के 4 बजे सब्जी की थैली लिए उषा सब्जी लेने मार्केट निकलती है। मोहल्ले में उसे देखकर उसकी पड़ोसन टोकते हुए कहती है, अरे उषा, कहाँ थी तू सुबह से? सब्जी वाली आकर भी चली गई, तू बाहर ही नहीं आई, ना ही सब्जी मंडी में मिली। क्या बताओ, इतनी महंगी सब्जियां मिल रही थी आज, तौबा तौबा, रातों रात इतने दाम बढ़ गए। कैसे क्या होगा भगवान जाने। इतनी बड़ी थैली लेकर जा रही है तू? लेकर पाव या आधा किलो सब्जी तो आएगी। अच्छा। हमेशा चप्पर चप्पर करने वाली उषा अपनी सहेली को कुछ नहीं कहती और सब्जी लेने मंडी चली जाती है। जैसे ही वो सब्जी मंडी पहुंचती है, सब्जी वाली सारी सब्जी बेच कर निकल रही थी। कल के लिए जरा जल्दी नहीं आ गई भाभी आप? और देरी से आती है, 4-5 बजे तो हमारी ट्रेन का वक्त हो जाता है। अभी कहाँ मिलेगी सब्जी? अब तो दूसरे सब्जी वाले आएंगे, वो भी पता नहीं कैसी कैसी नालियों का पानी डालकर सब्जी उगाते हैं। हम लोग जैसी ताजी ताजी सब्जी थोड़ी ना मिलेगी। करम फूट गए मेरे, तो क्यों ही लानी थी तुझे ऐसी बहुशा। दिमाग खराब हो गया है। कोई सब्जी तो बची होगी थोड़ी बहुत, वही दे दे। ये जरा सा धनिया पत्ता है। दे, यही दे। कितने हुए? इतने से पत्ते का क्या पैसा लूं? और इतनी बड़ी थैली में धनिया की पत्ती लेकर उषा वापस अपने घर आ जाती है और आते ही कुड़कुड़ करना शुरू कर देती है। महारानी उठी कि नहीं? क्या अभी भी सोना ही है उसे? नाश्ता मिलेगा कि नहीं आज? तभी छत की सीढ़ियों से उतरकर प्रिया नीचे आती है। मैं तो कब की उठ गई मम्मी जी, आपके आने का ही वेट कर रही थी। कौन सी सब्जी लाई हैं आप? लाइए, मैं नाश्ता बना देती हूँ। देख ले, जो है इस थैली में है। ये तो धनिया पत्ता है, इससे क्या बनाऊं मैं? मेरा सर बना इससे। तुझे ही हम सबकी दिनचर्या को बदलना था ना। बना दे भारत को विदेश। बेचारी प्रिया के ससुराल में शाम के 4 बजे सुबह का नाश्ता बन रहा था। अजीब लग रहा है ना आपको? पर ये सच है। प्रिया रसोई में जाती है और दिमाग लगाना शुरू करती है कि धनिया पत्ते का वो क्या बनाए। कुछ अच्छा नाश्ता बनाती हूँ, वरना मम्मी जी का मूड और ख़राब हो जाएगा। एक काम करती हूँ, आलू और धनिया पत्ता मिलाकर एक फिलिंग बनाती हूँ, फिर उससे पकौड़े बना लूँगी, फिर बाकी बची धनिया की चटनी बना दूँगी, साथ में चाय। हो गया नाश्ता। सुबह सुबह के नाश्ते को शाम के 5 बजे अपने ससुराल वालों के पास लेकर प्रिया जाती है और उसी वक्त ललिता भी वहाँ आती है। शाम की चाय और नाश्ता, वाह वाह बहू, मेरी भी चाय लिया। क्या उषा, बाहर तो तू कुछ बोली ही नहीं, तो मैं यहाँ आ गई। इसके पहले कि उषा कुछ बोलती, उसके पड़ोस की और सहेलियाँ भी वहाँ आ जाती है। क्या बात है उषा, आजकल तो बाहर दिखती नहीं, ना सवेरे सवेरे पौधों में पानी डालती है, ना वॉक पर जाती है। कोई बात हुई है क्या? मेरी कोई बात बुरी लग गई हो तो मुझे माफ़ कर देना उषा। मुझे तो समझ में नहीं आता कि सारा पचड़ा मेरी किटी के वक्त ही क्यों होता है। पता है उषा, सब कह रहे थे कि तू किटी बीच में छोड़ देगी। अब तूने तो अपनी किटी उठा ली। मेरी किटी के वक्त अगर तूने किटी छोड़ दी तो मेरे पैसे तो चले जाएंगे ना। पर मैंने सबसे कह दिया कि उषा ऐसी नहीं है। किसी ने सच्ची कहा है, लोगों को सिर्फ अपना दुख दिखता है। मेरे बारे में तो सोचो कि मुझ पर क्या बीत रही है। क्या बीत रही है तुझ पर? उषा आंख बंद करती है और वो दिन याद करती है। अपनी सहेली की बहू के मुंह दिखाए से उषा अपने घर लौटती है। क्या हो गया मम्मी, इतनी खुशी खुशी गई थी और ऐसी चिड़ी हुई लौट रही हो? कोई बात हुई है क्या? अरे हुई तो है। वो सीता की बहू किसी बड़ी कंपनी में काम करने वाली आ गई, तो ऐसे सुना रही थी मुझे कि पूछ मत। अरे करती होगी जॉब, तो मुझे तो पैसे नहीं दे रही। बिल्कुल सही। और क्या क्या कहा उसने? कहती है करण को कहाँ मिलेगी इस लेवल की लड़की। ये शादी के जो बायोडेटा निकलते हैं, ये उन्हीं लड़कियों के निकलते हैं जो कुछ कमाती धमाती नहीं। पर तुझे क्या फर्क, करण को किसी पढ़ी लिखी लड़की को तो लाना ही नहीं है। तुम्हें ऐसी लड़की थोड़ी ना मिलेगी। तुम ऐसी औरतों को दोस्त बनाती क्यों मम्मी? उनका क्या है, मैं कैसी भी लड़की लाऊं ना लाऊं? कैसे भी अब तो नहीं चलेगी बेटा, अब तो तेरी माँ की इज्जत पे बात आ गई है। मैं बता दूं तुझे कैसी लड़की लानी है, क्योंकि मैंने बिना गुस्से में सभी को कह दिया कि मेरा बेटा मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाली लड़की को ला रहा है। क्या? मल्टीनेशनल कंपनी में तो मैं खुद काम नहीं करता मम्मी, लड़की कहाँ से ढूंढूं? अरे दिन भर फेसबुक इंस्टाग्राम चलाता है ना, अब ढूंढ अपने लिए लड़की। घर में आएगी तो मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाली लड़की ही आएगी। अब ऑफिस में भी काम से ज्यादा करण कुछ करता तो बस चैटिंग। अरे भाई, जब आता हूँ तो ये मैसेज ऐप पर ही बैठा रहता है। बॉस आकर देख लेंगे, ज़रा काम कर ले भाई। क्या करूँ भाई, दिन पर दिन माँ का प्रेशर बढ़ता जा रहा है और एक लड़की नहीं मिल रही मुझे। कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? सारे ऐप पर अकाउंट बना लिया,
ब्राह्मणों की शादी का ऐप, सिंधियों की शादी का ऐप, हर जगह अकाउंट बना दिया। किसी भी जाति धर्म की लड़की चलेगी, पर लड़की मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाली होनी चाहिए। आजकल इंस्टाग्राम का वो नया थ्रेड्स नहीं आया, वो ट्राई कर। तेरी जो भाभी है, मतलब मेरी ये जो गर्लफ्रेंड है, वो मुझे थ्रेड्स पर ही तो मिली थी। आजकल टिंडर कौन चला रहा है, थ्रेड्स आ गए बेटा, लग जा। सुमित की बात मानकर करण थ्रेड्स पर अपना अकाउंट बनाता है और अपनी रोज रोज की थॉट्स उसमें डालना शुरू करता है। और लकीली उसकी एक पोस्ट पर प्रिया रिप्लाई कर देती है। प्रिया मलेशिया की एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी। करण का अकाउंट उसे इतना पसंद आता है कि वो उससे चैटिंग करना शुरू कर देती है। चैटिंग फोन कॉल पर बदल जाती है और कुछ दिन बाद प्रिया करण से मिलने उसके होम टाउन पहुंच जाती है। मुझे आज भी समझ में नहीं आता प्रिया, तुम्हें ऐसा क्या पसंद आ गया मेरी प्रोफाइल में? क्या पसंद नहीं आया करण, ये बोलो। कौन सा लड़का डायरेक्ट ये लिखकर पोस्ट करता है कि मुझे मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाली लड़की चाहिए? मतलब मुझे नहीं, मम्मी को। उन्हें अपनी फ्रेंड को जलाना है। जो क्लियर कट चीज़ सामने रख देता है, उससे मुझे तो मिलना ही था। पर ये बात अब हम दोनों के बीच नहीं रहेगी प्रिया। तुम कर पाओगे मेरे घर में मैनेज? उस वक्त यू विल नॉट ओनली बी माई वाइफ, एक बहू भी होगी तुम। तुम्हें पता है करण, मैं हमेशा से एक बहू बनना चाहती थी, तो इन चीज़ों की तो तुम टेंशन ही ना लो। फिर क्या था, करण प्रिया को अपने घर वालों से मिला देता है। तुम मलेशिया की कंपनी में काम करती हो बेटा? वाह भाई वाह। जी आंटी जी, 2 साल मलेशिया रही, फिर मैं पापा की तबीयत बिगड़ी तो वापस अपने शहर आ गई। अब घर से ही काम करती हूँ। हमें तो लड़की बहुत पसंद आई बेटा। अब घूमना फिरना हो गया है तो दोनों से मैं यही कहूँगा कि सेटल हो जाओ भाई। करण और प्रिया शादी कर लेते हैं। मुंह दिखाए के दिन पूरे मोहल्ले के सामने उषा ऐसी बन ठन कर तैयार होकर कमरे से बाहर आती है मानो नई दुल्हन प्रिया नहीं, वो खुद हो। ठीक तो लग रही हो ना मैं? लहंगा पहन लिया, ये माथे पर पल्ला रख लिया, इतने गहने पहन लिए, अब और क्या बाकी रह गया उषा? वही तो, बस भैया को अगर शेरवानी पहना देती तो अभी तो ही फेरे लायक बन जाती। तेरी बहू की मुंह दिखाई है, तेरी नहीं। सोच समझ कर तो काम किया कर, अब तो सास बन चुकी है। बेटा घोड़े चढ़ता है ना तो सबसे ज्यादा माँ ही खुश होती है, और जिसकी बहू इतनी अच्छी हो उसकी सास सज धज कर क्यों ना रहे। विदेश की मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती है मेरी बहू। हाँ हाँ समझ गए हम, तब से अपनी बहू की तारीफों के पुल बांधे जा रही है। अब रस्म तो शुरू कर, फिर हम निकले। सभी के सामने अपनी इमेज बनाकर उषा बड़ी खुश थी। रात को सभी अपने कमरों में सोने जाते हैं और प्रिया लैपटॉप लेकर अपने कमरे से निकलने लगती है। ये रात के 12 बजे हॉल में कहाँ जा रही हो तुम, वो भी लैपटॉप लेकर? शादी हो गई है हमारी, ज़रा पास भी तो बैठो। 2 दिन से तुम्हारे पास ही तो बैठ रही हूँ। आज से वापस ऑफिस स्टार्ट हो गई है मेरी। छुट्टी खत्म सर। तुम्हें लाइट से प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैं हॉल में जा रही हूँ। 12 से सुबह 10 बजे तक ऑफिस है मेरी। और अपना लैपटॉप लेकर प्रिया काम पे लग जाती है। अगली सुबह 7 बजे सुरेश और उषा उठकर अपने कमरों से बाहर आते हैं। देख रहे हैं जी कितनी प्यारी बहू है हमारी, हमसे पहले ही उठकर बाहर आ गई, काम कर रही है। बहुत अच्छा बहू। इतनी सुबह ही काम निपटा देगी ताकि घर का काम कर सके। वाह, बहुत अच्छा लगा देखकर। वैसे इतनी भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं थी बहू, आराम से उठ जाती, थोड़ा और सो लेती। शादी की थकावट तो हमारे ही शरीर से नहीं निकली तो तेरे शरीर से कहाँ निकली होगी। ये आप क्या बोल रहे हैं, आज के ज़माने की लड़की है, सब कुछ मैनेज करना जानती है। प्रिया जा बेटा, तेरे पापा जी और मेरे लिए चाय बना दे, फिर 1 घंटे बाद करण को उठा देना, उसे भी तो ऑफिस जाना होगा ना। चाय बना दो? अच्छा ठीक है मम्मी जी, बनाती हूँ। अपना लैपटॉप लेकर प्रिया किचन में चली जाती है और चाय बनाकर अपने सास ससुर के सामने रख देती है। ये चाय है कि नमकीन छाछ? चाय में नमक कौन डालता है बहू? गलती से नमकीन चाय बना लिया बहू तूने। वही तो पापा जी, कश्मीर में मिलती है ना नमकीन चाय, तो सोचा आपको पहाड़ों की याद दिला दूं। हमें किसी पहाड़ को याद नहीं करना बहू, जाकर नॉर्मल चाय बना कर ले आ जो हम लोग पीते हैं। एक तरफ लैपटॉप पर काम करती हुई दूसरी तरफ जल्दी से प्रिया फिर से चाय बनाती है। ओहो, फिर कोई गलती ना हो जाए। लैपटॉप पर काम करते हुए कोई चाय कैसे बना सकता है? और ये पापा जी क्या कह रहे थे, इतनी सुबह उठकर कौन ऑफिस का काम कंप्लीट करता है? अपने सास ससुर को चाय पकड़ाकर फिर से अपना लैपटॉप लेकर प्रिया हॉल के कोने में बैठकर काम करने लगती है, पर हर 2 मिनट में उसकी सास उसके पास आती और उससे बातें करने लगती। अभी कुछ दिन ना साड़ी पहनना बहू, लोगों को क्यों मौका दे बोलने का है?
वरना वो तो बोल देंगे बहू मलेशिया में नौकरी करती है तो क्या भारत को मलेशिया बना देगी। मम्मी जी। अरे तो कब से क्या कर रही है, अच्छे से बात करना। वैसे नाश्ते का क्या सोचा है तूने, क्या बनाएगी? मैं करती हूँ आपसे बाद में बात मम्मी जी, मुझे बस 2 घंटे दीजिए, मेरी ऑफिस ओवर हो जाए। बताओ, मैं इसकी तारीफ हर जगह करती फिर रही हूँ और इसे मुझसे बात भी नहीं करनी। जा रही हूँ मैं अपने बेटे के पास। उषा जाकर कमरे में करण को जगाती है और उसे अपनी नई नवेली बहू की चुगली करनी शुरू कर देती है। एक ही दिन में बन गई ना तुम सास मम्मी, तुम्हें ही चाहिए थी ना मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाली लड़की। रात 12 बजे से वो काम कर रही है, सोई नहीं है। अब तुम ऐसे में उससे बात करोगी तो डिस्टर्ब ही होगी ना। और वर्क फ्रॉम होम में हमेशा कैमरा और ऑडियो चालू रखना पड़ता है। और घर की बातें अगर उधर बॉस ने सुन ली ना तो बेकार में अनप्रोफेशनल बिहेवियर बोलकर फायर कर देंगे बेचारी को। अरे बाप रे बाप, गलती कर दी मैंने तुम्हें कुछ बोलकर। लंबे लंबे हाथ जोड़ती हूँ मैं तुम दोनों मियाँ बीवी को, बहुत गलती हो गई बाबा, बहुत गलती हो गई। कुछ औरतों में आपने ये ज़रूर नोटिस किया होगा कि उन्हें जैसे ही लगता है कि उनका बेटा उनकी बहू की तारीफ कर रहा है तो उनका गुस्सा पैर के अंगूठे से सर पर चढ़ जाता है। और ऐसा ही कुछ उषा के साथ हुआ। वो बेकार में ही छोटी सी बात पर बड़बड़ाने लगती है। खुद जाकर रसोई में बना लेती हूँ नाश्ता, क्योंकि बहू को तो ऑफिस का काम करना है। भाई अब लोग पूछेंगे क्यों भाई उषा तुम रसोई में क्यों, तो बोल दोगी क्या करो, कोई पूछने वाला ही नहीं है, रो रही हूँ अपनी किस्मत को। ऐसी भी कोई बात नहीं होगी मम्मी, तुम ये किटकिट क्यों कर रही हो? मम्मी जी मैं बना देती हूँ ना नाश्ता, आप बिगड़ती क्यों हैं? जैसे तैसे अपने ऑफिस को आधे घंटे पहले ही ओवर कर प्रिया नाश्ता बनाना शुरू करती है। पर प्रिया की आंखों में तो नींद खुल रही थी। एक हाथ आटे में तो एक हाथ सब्जी में, बिन मसाले की सिर्फ नमक की सब्जी कच्ची रोटियों के साथ लाकर प्रिया अपने ससुराल वालों के सामने रखकर सीधा कमरे में जाकर सो जाती है। ये नसीब हो रहा है भाई हमें। ये आपको ही तो काम काजी बहू लानी थी, भुगती अब। हर रोज आंख खुलने से बंद होने तक प्रिया के ससुराल पर खाने को लेकर बहस चलती रहती और परेशान होकर आज प्रिया भी अपनी सास को उल्टा जवाब दे ही देती है। हद कर दिए मम्मी जी आपने, मेरी 2 लाख की सैलरी भी आपको चाहिए और आप ये भी चाहती हैं कि मैं कोल्हू के बैल की तरह काम करूं। आज तक अपने घर में एक पराठा नहीं बनाया मैंने, पर यहाँ सब कुछ करने को राजी, फिर भी आपको कलेश करना है। मेरा ऑफिस रात को 12 बजे शुरू होता है तो मैं क्या करूं? दिन के 4 घंटे मिलते हैं सोने को, बोलिए उस समय भी सोना छोड़ देती हूँ। तो तू क्या चाहती है कि तुझे देवी की तरह एक जगह बिठा कर तेरी आरती करूं मैं? मुझे सब समझ में आ रहा है मम्मी, कौन आपके कान भर रहा है? आपकी सहेलियाँ यही पूछती होंगी ना, क्यों तेरी बहू ने आज क्या बनाया क्या नहीं बनाया, और उनकी बातें सुन सुनकर आप रोज बिगड़ी हुई रहती हैं। मेरे पास एक आइडिया है, रोज रोज के तमाशे को खत्म करने का। एक कुक रख लेते हैं। अब अगर कुक भी रखने को मना कर दूंगी तो करण मुझसे चिढ़ जाएगा। मुझे तो खाने से मतलब है, रखो भाई कुक। करण कुक की तलाश शुरू कर देता है, पर यह बात उषा को नहीं पचती और वो मेनका के घर जाकर रोज की तरह अपने घर की सारी बातें उसे बता देती है। अगर तेरे घर में कुक आ गई ना, फिर तो तेरी बहू कभी रसोई का काम नहीं करेगी। मुझे तो तेरी फिक्र हो रही है। कुछ भी कर पर अपने घर में कुक को मत आने दे। रात को कुक ट्रायल पर आता है और सभी को खाना बनाकर खिलाता है। कुक का खाना सभी को पसंद आता है। सभी खाकर अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। कुछ देर बाद प्रिया जैसे ही अपना ऑफिस ज्वाइन करती है, उसे अपनी सास की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है। मेरा पेट। क्या हो गया मम्मी जी आपको? क्या हो रहा है आपको मम्मी जी? क्या हुआ पापा जी इनको? पता नहीं क्या हो गया तेरी सास को बेटा, अचानक ही पेट पकड़कर चिल्लाने लगी। और नास पिटा को पता नहीं क्या खिलाकर चला गया बेटा। इसीलिए कहती हूँ ये बाहर वालों के हाथ का खाना हम गृहस्थी वालों को कभी नहीं पच सकता। सोच रहा होगा कितने पैसे इन लोगों के पास, न जाने क्या सोच होगी उसकी कि उसके हाथ का खाना पचा ही नहीं मुझे। गैस की गोली दे दे बेटा, वरना तेरी माँ तो चली इस दुनिया से। मैं अभी उस कुक को फ़ोन करके मना कर देता हूँ मम्मी, नहीं आएगा इस घर में कोई भी कुक। मेरे लिए तुम ज़रूरी हो, हम बिस्किट खाकर गुजारा कर लेंगे, मैं बना लूँगा रोटियाँ। और इस तरह उषा कुक को भी भगा देती है, पर प्रॉब्लम तो वैसी की वैसी रह जाती है। फिर वही ड्रामा, वही कलेश। और आज प्रिया की माँ उषा को फ़ोन करती है। बच्चों के प्रॉब्लम को हम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा समधन जी। प्रिया ऑफिस का काम कर सके इसलिए मैं और प्रिया के पापा शाम को 4 बजे उठने लगे थे। शाम को ही हमारे घर सवेरे का नाश्ता बनता था, फिर रात को दोपहर का, फिर अपनी बेटी के लिए हमने अपनी दिनचर्या ही बदल ली थी। आप भी उसकी माँ हैं, इस रिश्ते को संभाल लीजिए समधन जी। उषा मन की तो भूल ही थी,
अपने समधन की बात मानकर वो झूला लेकर शाम के 4 बजे सब्जी लेने निकल पड़ती है। तुझे क्या लगा हम तुझे ताना देने आए हैं? और नहीं तो क्या। बता सीता, इसे बता। हम हमेशा तेरे कान भरते थे, तुझे क्या कुछ नहीं कहते थे। बहुत बढ़ चढ़कर मैं अपनी बहू लाई थी, तुझे नीचा दिखाया, जिस कारण तू भी प्रिया को ले आई। पर 2 हफ्ते में मेरी बहू ने औकात दिखा दी। मेरे बेटे और बहू मुझ पर केस करके गए कि उसकी सैलरी मांगते हैं मुझसे। तेरी प्रिया जो कमाती है सब तुझे देती है, इतना काम करती है। मेरी बहू 1 गिलास पानी का नहीं उठाती। ना ही मुझे पता था कि क्या कमाती है। पर तू नसीब वाली है, प्रिया बहुत अच्छी है। तू ना जरा अब थम जा, ये सब मेरे कारण हो रहा है। ये गिल्ट था मेरे मन में। मेरा घर तो टूट गया, पर तू अपना संभाल लेना बहना। बाप रे, दुनिया में ये आजकल क्या हो रहा है। ये सुनने के बाद उषा फिर कभी अपनी बहू को कुछ नहीं कहती और उसके लिए शाम को ही नाश्ता बनाना शुरू कर देती है। ठंड में ससुराल। अरे सोना भाभी, और कितनी देर लगाओगी? पूरे 8 बज गए हैं, मुझे कॉलेज जाने में देर हो रही है। अरे सोना, मेरी एक जुराब किधर है? यहाँ एक ही दिख रही है। अरे रश्मि बहू, जरा घड़ी में टाइम भी तो देखो, पूरा 1 घंटा हो गया है उठे हुए। न चाय है न पानी है, जाने किस काम में लगे हुई है दोनों। तभी किचन में से दोनों के हंसने की आवाज आती है। सही कहती हो दीदी आप, चाहे कितना भी काम कर लो, लेकिन इन लोगों को कभी भी बहुओं का काम समझ में नहीं आता। अभी सिर्फ 2 मिनट आवाज नहीं दी है हम लोग, उसी में पूरे घर में तहलका समझ गया है। वरना ये सब कहती क्या है, तुम दोनों पूरा दिन करती क्या हो? वही तो, अब उनको भी समझ में आना चाहिए। अरे सोना, तेरी शादी को तो अभी 6 महीने ही हुए हैं, मेरी शादी को 6 साल हो गए। इन सब के साथ रहते रहते ना मुझे तो अब आगरा जाने की जरूरत लगने लगी है। क्या दीदी आप भी मजाक करती हो? अरे मेरी जिठानी का जवाब नहीं है, पूरे घर का काम अकेले ही कर लेती थी, लेकिन अब मैं हूं ना आपकी मदद के लिए। वो तो है, तुम हो तभी तो मुझ में हिम्मत है, वरना भगवान ही जानता है मेरा क्या हाल होता था। तभी सुनील किचन में आता है और कहता है, तुम दोनों को यहाँ मस्ती सूझ रही है और वहाँ मम्मी चाय के लिए आवाज़ लगा रही है। अरे चाय के लिए आवाज़ लगा रही है तो चाय यहाँ बन रही है ना। आपको क्या है, सिर्फ सुबह उठकर तैयार होना है और हमें पूरे घर को तैयार करना है। दोनों फिर जोर जोर से हंसने लगते हैं और सुनील हाथ झटकते हुए चला जाता है। तभी रश्मि सास के लिए चाय लेकर पहुंचती है। अकेली चाय? अरे भैया, पूरे 8:30 बज गए, अभी तक सिर्फ चाय ही बन पाई। अरे चाय के साथ थोड़े ब्रेड पकौड़े भजिए ना हो तो मज़ा नहीं आता। हाँ मम्मी जी, आपकी बात सही है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सब्र तो करना पड़ेगा ना। इधर हमारे पतिदेव को ऑफिस जाना है, देवर जी को ऑफिस जाना है और हमारी प्यारी ननद को भी कॉलेज जाना है। अब एक साथ सभी का काम तो पॉसिबल नहीं है। और ठंड आप देख रही हैं कितनी है, हाथ पैर काम ही नहीं कर रहे। तुम लोगों के हाथ पैर काम नहीं करते और हम लोग अपने ज़माने में इतना काम करके रख देते थे। तभी सोना पीछे से आती है। तो मम्मी जी, इसी बात पर बैठे बैठे आप ज़रा ये मटर छील दीजिए ना, अभी बढ़िया गर्मा गर्म मटर के समोसे बनाकर लाती हूँ आपके लिए। अरे मेरी नज़र कहाँ काम करती है, अब इस मटर में कहीं कीड़ा वगैरह चला गया तो फिर ठीक नहीं रहेगा ना। और तुम दोनों का क्या होगा, तुम दोनों मिलकर छीन लो। काम के ना काज के दुश्मन अनाज के, सबको इस घर में बस ज्ञान देने की आदत है, किसी की कोई हेल्प नहीं मिलती। लेकिन ज्ञान, आहा, ज्ञान देने में तो सब श्री श्री 1008 शंकराचार्य जी महाराज को भी मात देते। थोड़ी देर बाद रश्मि बाथरूम में जाकर देखती है कपड़ों का बहुत बड़ा ढेर लगा हुआ है। हे भगवान, कल ही तो 2 टब भरकर कपड़े धोए थे, आज फिर से इतने सारे कपड़े। तभी पीछे से ससुर जी की आवाज़ आती है। अब बहू, जब परिवार बड़ा है तो कपड़े तो होंगे ना। जी पापा जी, लेकिन परिवार में जब सब है तो सबको सोचना चाहिए ना। देखा, अभी वही तो कह रही थी, ज्ञान देने में सब 1 नंबर के उस्ताद हैं। तभी थोड़ी देर में फिर बर्तन वाली बाई शीला काम करने आती है। अरे क्या भाभी जी, इतना बर्तन? मैं आपके घर काम नहीं कर पाएगी। आपके घर आपकी देवर की शादी हुई तब से आपकी सासू माँ ने कहा था कि शादी के बाद तेरा पगार बढ़ा देगी, लेकिन अब देखो अभी तक पगार नहीं बढ़ी और बर्तन भी कितना हो रहा है आपके घर पे। बाप रे, ठंड देख रही हो भाभी जी, मेरे से नहीं हो पाएगा। इस ठंड में मैंने बोल दिया कि मैं एक ही टाइम काम करेगी, एक टाइम बर्तन साफ करेगी। हाँ, एक टाइम क्यों करेगी भाई? जब खाना 2 टाइम बन रहा है तो एक ही टाइम बर्तन साफ करके कैसे काम चलेगा? अरे भाभी जी, आपका खाना 2 टाइम नहीं, दिन में 6 टाइम बनता है। अब बर्तन देखते हैं, 4 डलिया भर के बर्तन होता है। मैं नहीं कर पाएगी आपकी घर। अगर नहीं बन रहा है तो मैं कल से काम बंद कर देती है, आप मेरा हिसाब कर दो और कोई दूसरी देख लो।
जब कोई दूसरी देखोगे और मेरे से डबल पगार मांगेगी ना, तब आपको समझ में आएगा भाभी जी। अरे तो फिर काम कैसे चलेगा? नहीं, आपका काम चले की रुकी मेरे को नहीं पता। अगर करेगी तो एक किच टाइम करेगी, नहीं तो फिर आप मेरे को बता देना, मैं छोड़ देती है। लेकिन मैं 2 टाइम बर्तन नहीं करने वाली। कितनी ठंड है बाबा, मेरे को भी तो ठंड लगती है। पीछे से आशा जी आती है। अरे कितना बोलती है तू, काम का क्या है, कर लेंगे ये दोनों, तुम दोनों मिलजुल कर लेना। आशा जी की बात सुनकर रश्मि और सोना एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं और अपने माथे पर हाथ रख लेते हैं कि चलो भाई, एक काम लिस्ट में और जुड़ गया। अब दिन में एक बार बर्तन भी साफ करना है। शाम होते होते सारे लोग घर में जमा हो जाते हैं। इसी बीच आशा जी सोना से पूछती हैं, सोना आज खाने में क्या बन रहा है? मम्मी जी, आलू मटर की सब्जी और रोटी, साथ में सलाद भी है। क्या बहू, कम से कम इस सर्दी के माहौल में सरसों का साग तो होना चाहिए था। अगर सरसों का साग नहीं बन पा रहा तो मेथी के पराठे और बथुआ का रायता ही खिला देती। ठीक है मम्मी जी। वहाँ पर आशा जी, शिवानी, अशोक जी और श्याम भी बैठे होते हैं। सोना किचन से मेथी निकालने के लिए जाती है। थोड़ी देर में वो किचन से आती है तो उसके हाथ में 3 गड्डी मेथी, 2 गड्डी बथुआ और ढेर सारा हरा धनिया था। ये देखकर रश्मि अपनी ननद शिवानी से कहती है, दीदी ज़रा हेल्प कर दीजिए ना, फिर आज डिनर में मेथी के पराठे और बथुआ का रायता बनाते हैं। ये देखकर शिवानी कहती है, क्या ये मेथी है? इसको कैसे साफ करते हैं? क्या दीदी, आपको इसे साफ करना भी नहीं आता? आओ मैं सिखाती हूँ। अरे नहीं भाभी, मैं अभी नहीं, बाद में सीख लूँगी। अभी मुझे इंस्टाग्राम पर रील अपलोड करनी है। आज पूरा दिन में सुबह से एक भी रील अपलोड नहीं कर पाई हूँ मैं। चलो भैया मैं अभी चलती हूँ, मेरे ना घुटने बहुत दर्द कर रहे हैं, सुबह से बिल्कुल आराम नहीं मिला। हाँ मम्मी जी, आप सही कह रहे हो। आज सुबह से सिर्फ आप बैठी ही हो, आप बिल्कुल लेटे नहीं हो। जाइए लेट कर आराम कर लीजिए। चलो भाई हम भी चलते हैं, लेकिन तुम लोग खाना ज़रा जल्दी बना लेना, सर्दियों में ज़्यादा देर से खाना मुझे राज नहीं आता। तभी अशोक के पीछे पीछे श्याम भी उठकर जाने लगता है। अब आप भी उठ रहे हो? अरे ज़रा ये साफ़ तो करो, इतनी सड़ी मेथी है, हम दोनों अकेले कैसे करेंगे? ऊपर से बथुआ भी साफ़ करना है। हाँ, अब मैं यही काम करने के लिए तो रह गया हूँ। यही काम से क्या मतलब है? अरे संजीव कपूर, रणवीर बराड़, विकास खन्ना अगर आपकी तरह यही सोच लेते तो वो क्या आज इतने बड़े शेफ होते? सुना डार्लिंग, तुम्हें बातों में उलझाना बड़े अच्छे से आता है, लेकिन मैं तुम्हारी इन बातों में नहीं आने वाला। और सब ऐसा ही धीरे धीरे कहकर वहाँ से चले जाते हैं। अब बचते हैं सिर्फ सोना और रश्मि। देख रही है सोना, सिर्फ हम दोनों के शरीर ही रोबोट के बने हैं, बाकी ये सब थक जाते हैं, लेकिन हमें तो बिल्कुल थकावट नहीं होती। अरे होनी ही नहीं चाहिए। क्या कर सकते हैं दीदी, काम तो है ही, ऊपर से ये ठंड का आलम। कल से तो शीला भी एक ही टाइम आएगी। कल से क्यों भाई, आज ही रात में बर्तन साफ करके रखने पड़ेंगे, वरना सुबह तक इतनी लंबी पछाड़ हो जाएगी, उसको कौन साफ करेगा? शीला तो सुबह 10 बजे आती है, आज शाम को वो कहाँ आई है, और सुबह ही 7 बजे से ही बर्तन चाहिए हमें। अब सोना और रश्मि सारी हरी सब्जियां साफ करते हैं। उसके बाद मेथी का पराठा और बथुआ का रायता बनाते हैं। अब जैसे ही रायते में तड़का लगाते हैं, आशा जी की नाक में बेडरूम तक खुशबू पहुंच जाती है और वो निकलकर बाहर आती है। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे बढ़िया सा रायता तैयार हो गया है? आहा, क्या हींग जीरे का तड़का मारा है बहू तुमने, ज़रा ला कर चखाओ तो ज़रा। रश्मि और सोना किचन में थे। देख रही है सोना तू, वैसे मम्मी जिसे चला नहीं जाता, अब देखो कैसे दौड़ लगाकर भागते हुए आ गई। हाँ लाती हूँ मम्मी जी। इतना कहकर रश्मि कटोरी में रायता लेकर बाहर आती है। आत्मा तृप्त हो गई, क्या ही मस्त रायता बनाया है बहू तुमने। हम भी अपने ज़माने में ऐसे ही बढ़िया बढ़िया खाना बनाकर अपनी सास को खिलाया करते थे। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। सामने बड़ी बेटी निधि अपने बच्चे के साथ आई थी। मम्मी देखो मैं आ गई। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया किया तूने, एकदम ठीक समय पर आई है मेरी बिटिया रानी। ले चल बैठ कर मेथी के पराठे खा गर्मा गर्म। और दामाद जी कहाँ रह गए? वो बस अभी थोड़ी देर में आते होंगे मम्मी जी। एक्चुअली गोलू की भी क्रिसमस की छुट्टियां लग गई हैं और अब 3 दिन की इनकी भी छुट्टियां हैं, तो मैंने सोचा चलो मायके ही हो आऊँ। तभी आवाज़ सुनकर रश्मि किचन में सोना से कहती है, बहन अब कमर कस ले, असली खेल तो अब शुरू होगा। क्या हुआ दीदी, अभी मैं समझी नहीं। कोई नहीं, अभी तो खुद ही समझ जाएगी। रश्मि कुछ आगे बोल पाती उससे पहले ही निधि किचन में आती है।
और भाभिया क्या पक रहा है आज हमारे किचन में? आप लोग तो निकल कर नहीं आए हमसे मिलने हमारी आवाज़ सुनकर। एक हम है जो अपनी भाभीयों पर जान दिए देते और एक हमारी भाभियाँ हैं। चलो भैया हम तो चले, वैसे ही 2-4 दिन के लिए तो आते हैं। रश्मि मन ही मन मुस्कुरा रही थी क्योंकि उसे पता था 6 साल से यही डायलॉग रिपीट हो रहा है, लेकिन सोना सुनकर परेशान थी। ये क्या हो रहा है भाई, बिन बात की इतनी सारी बातें कैसे बना दी दीदी ने? नहीं दीदी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। आपको ऐसा क्यों लगा? एक्चुअली हमें आपके आने की आहट नहीं हुई ना। तब तक निधि चली जाती है और निधि के जाते ही रश्मि हंसने लगती है। मना लिया ननद रानी को। अरे ये है हमारी बड़ी ननद रानी, तिल का ताड़ राय का पहाड़ बनाने की स्पेशलिस्ट। और दूसरा, ये भाभी पर जान नहीं देती बल्कि उनकी जान, किडनी, गुर्दा, फेफड़ा सब निकाल लेती है। सोना बड़े ही आश्चर्य से डरते हुए रश्मि को देख रही थी। मतलब दीदी आप कहना क्या चाह रही हो? मुझे तो बड़ा ही डर लग रहा है। अरे डरो नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम बस देखती जाओ कि अब असली खेल कैसे शुरू होता है। तभी बाहर से आवाज आती है। रश्मि और सोना बाहर जाते हैं। दोनों लोग ध्यान से सुनो, अभी दामाद जी आने वाले हैं, 1 घंटा है अभी उनको आने में, तो जल्दी से सरसों का साग और मक्के की रोटी बना लो। और हाँ, लगे हाथ वो बाजरे का चूरमा बनाना ना भूलना। और साथ में मेरे हाथ की वो सिलबट्टे की धनिया की चटनी उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन अब क्या करूँ, बूढ़ा शरीर है, क्या ये बनाऊंगी मैं। तुम लोग ज़रा वो धनिया की चटनी अमरूद डाल के बना लेना, बड़े ही खुश हो जाएंगे दामाद जी। सोना और रश्मि एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं क्योंकि अभी ही तो वो मेथी के पराठे और बथुआ का रायता बनाकर फ्री भी नहीं हुए और अब नई फरमाइश। जी मम्मी। दोनों किचन में घुस जाते हैं। तभी निधि किचन में आती है। भाभी आपकी शादी के बाद मैं पहली बार रहने आई हूँ, आप लोग मुझे नेक में क्या दोगी? आपको जो अच्छा लगे। सोना इतना कह पाती है तब तक रश्मि नीचे से उसे लात मार देती है। अच्छा भाभी, तो वो जो हैंडबैग आप अपनी शादी में लाई थी वो मुझे बहुत अच्छा लगा था, और वो ब्लू वाली साड़ी भी मुझे चाहिए। वो पहनकर तो मैं किसी होर की परी से कम नहीं लगूंगी। वैसे भी ना वो आपके ऊपर कुछ ज़्यादा खास भी नहीं लग रही है। सोना उसका मुंह देखती रह जाती है और रश्मि नीचे सर करके हंस रही थी और निधि चली जाती है। दीदी क्या अजीब औरत है ये। वो ब्लू साड़ी मेरी नानी ने मुझे दी है, वो मैं कैसे दे सकती हूँ? ऊपर से कह रही है तुम्हारे ऊपर अच्छी नहीं लगती, मैं नहीं दूंगी उनको वो साड़ी। अरे अभी उनका तुरुप का इक्का फेंकना बाकी है, तुम उसमें फंसे बिना रह नहीं सकोगी। सुन बेबी। खाने के टेबल पर खाना तो काफ़ी बढ़िया है, आप दोनों के हाथों में जादू है, जादू। इतना टेस्टी साग पहली बार खाया मैंने। तभी निधि नीचे से नितिन को लात मारती है, लेकिन वो गोलू को लग जाती है। क्या मम्मी आप इतनी जोर से पैर क्यों मार रही हो? अरे बेटा वो गलती से लग गया। लेकिन आशा, सोना और रश्मि समझ जाते हैं। आप कहना क्या चाहते हो दामाद जी? मेरी निधि अच्छा खाना नहीं बनाती? अरे उनको साग का आनंद लेने दो। क्या तुम भी आशा यही टेबल पर एकता कपूर का डेली सोप शुरू कर देती हो? सब हंसने लगते हैं। मम्मी मैं वो आपको बताना भूल गई थी, मैं ना आज शाम की शादी के बाद पहली बार घर आई हूँ, तो सोना भाभी मुझे वो हैंडबैग और ब्लू वाली साड़ी दे रही हैं गिफ्ट में। कहाँ है वो साड़ी भाभी, निकाल कर लाओ ना, मुझे ज़रा नितिन को भी दिखाना है। ये सुनकर सोना के पैरों तले जैसे ज़मीन खिसक गई। अरे मैंने इनको कब बोला कि मैं इनको वो साड़ी और बैग दे रही हूँ? सोना को मजबूरी में लेने के लिए रूम में जाना पड़ता है। तभी रश्मि भी उसके पीछे हो लेती है। देखा ना ननद रानी का तुरुप का इक्का, इन्होंने सबके सामने कहा इसलिए तुम मना भी नहीं कर पाई। हाँ अब मैं समझ गई आपकी बात, लेकिन भाभी मुझे अपनी नई साड़ी देने का बिल्कुल भी मन नहीं है। ऊपर से वो मेरी नानी माँ की निशानी है, और जब मैं अपनी शादी में सबके लिए गिफ्ट लाई थी तो फिर ये कौन सा नया निकला। अब तुम इसके लिए परेशान ना हो, ये मेरे पर छोड़ दो कि कैसे हैंडल करना है, मुझे पता है। तभी हॉल से आवाज़ आती है। अरे कहाँ रह गए आप लोग? भाभी मेरी भी थाली लगा दो, बड़े जोर की भूख लगी है। देखो मैं इसी का कह रही थी और फरमान आ भी गया। लाओ तुम ये साड़ी मेरे हाथ में पकड़ाओ और आगे चलो। सोना आगे जाकर खाना परोसने लगती है। रश्मि पीछे से साड़ी लेकर आती है। लो जी दीदी आपकी साड़ी। हाँ हाँ वहाँ रख दो, अभी मैं खाना खा लूँ, आप ना जल्दी से रोटियाँ लाओ। अब दोनों मेहमान नवाजी में लग जाती हैं और निधि भी साड़ी वहीं रखकर भूल जाती है। सब खाना खाकर अपने अपने रूम में रजाई में घुस जाते हैं और शुरू होता है बातों का दौर। लेकिन दोनों बहुएं तो किचन में ही लगी हुई थी। दीदी बर्तन देख रही हो? हाँ सोना मैं भी बर्तन ही देख रही हूँ, कितनी देर में साफ़ करेंगे ये।
दीदी करना तो है ही, चलो शुरू करते हैं। हाँ चलो। दोनों बर्तन मांजना शुरू करते हैं और पूरा 1 घंटा लगाकर बर्तन साफ करते हैं। उसके बाद किचन साफ करके फ्री हो रहे थे कि दीदी बहुत जोर की ठंड लग रही है, अब खाना खाने की हिम्मत तो है ही नहीं, और ना ही अब इतनी रात को भूख लग रही है। एक काम करते हैं, हम दोनों 1-1 कप अदरक वाली चाय पी लेते हैं। सुनो सोना, मैं ना आज तुमको गुरु मंत्र देती हूँ। तुम अभी इस घर में नहीं हो ना। तभी सोना चाय चढ़ाती है और बाहर से आवाज़ आती है, अरे बहू चाय बनाने के लिए अदरक कूट रही हो क्या? तो हमारे लिए भी बना लेना, यहाँ सब चाय के इंतज़ार में ही बैठे हैं। दोनों एक दूसरे की शक्ल देख माथे पर हाथ रखकर हंसने लगते हैं और चाय रेडी करके सबको पिलाती हैं। लेकिन वो साड़ी वहीं हॉल में रखी रह जाती है। अगले दिन ठिठुरती ठंड में पूरा घर सोया हुआ था, लेकिन दोनों बहुएं फिर से उठती है और किचन में अपना काम शुरू कर देती हैं और सबकी चाय पानी में लग जाती हैं। इधर दोनों ननदों ने अपने ढेर कपड़े धोने को दे दिए। शिवानी छोटी भाभी सोना के पास जाती है। भाभी अब कपड़े धो रही हो क्या? हाँ दीदी, धोने ही जा रही हूँ बस। अच्छा भाभी प्लीज़ आप मेरे ये कपड़े धो देना, मेरे कॉलेज में परसों पार्टी है। और ये वाइट वाला ना अलग से धोना, क्योंकि कहीं कोई दाग ना लग जाए। और ये वुलन क्लोथ्स इसी के पानी में धोना। ये सब सुनकर सोना का सर चकराने लगा। एक तो यार वैसे इतनी ठंड लग रही है, ऊपर से ये इतने तरह के कपड़े दे गई जिनको अलग अलग तरह के पानी में धोना पड़ेगा। तभी बड़ी ननद निधि भी आती है। भाभी अब कपड़े धोने जा रही हो क्या? इतने सारे कपड़े? भाभी आप रोज कपड़े नहीं धोती जो इतना ढेर लग गया? सोना ये कह पाती कि ये कपड़े उसके नहीं है, उससे पहले ही निधि अपने कपड़े पटक कर चली गई। अरे ऊपर वाले। तभी वहां रश्मि आ जाती है और उसके कपड़े देखकर समझ जाती है। सोना डार्लिंग, तुम अभी भी बहुत भूली हो। चलो मैं तुम्हारी हेल्प करवाती हूँ, और वो जो गुरु मंत्र रह गया था ना, वो भी तुमको देती हूँ। तब तक सासू माँ की आवाज़ सुनकर रश्मि को जाना पड़ता है और फिर इतने सारे कपड़े सोना अकेले ही धोती है। उधर घर में भूचाल सा आया होता है। बड़ी ननद निधि की वो सोना के द्वारा दी गई साड़ी मिल नहीं रही थी। शोर सुनकर सोना बाहर आती है। क्या हुआ दीदी, अब परेशान क्यों लग रही हैं? अपना ज्यादा भोली बनने का नाटक मत करिए। आपने जो साड़ी मुझे दी थी वो कहाँ गई? मतलब दीदी, मैंने तो वो साड़ी वहीं रखी देखी थी जहां आपने रश्मि दीदी को कहा था रखने के लिए। अरे तो फिर कहाँ चली गई साड़ी? थोड़ी देर में शोर शांत हो जाता है और सब वो साड़ी के बारे में भूल जाते हैं। 2 दिन बाद निधि भी अपने ससुराल चली जाती है। फिर रश्मि एक दिन सोना को अपने साथ अपने कमरे में ले जाती है। क्या हुआ दीदी, आप मुझे यहाँ क्यों ले आई? अरे 1 मिनट बैठो तो सही। और फिर सोना को निकाल कर उसकी साड़ी देती है। सोना चौंक जाती है। ये क्या दीदी, ये साड़ी आपको पता था, फिर आपने बताया क्यों नहीं? अरे धीरे बोलो, दीवारों के भी कान होते हैं। दोनों हंसने लगते हैं। इस साड़ी को संभाल कर रखो, ये तुम्हारी नानी की निशानी है ना। और हाँ ना कहने की आदत डाल लो सोना, यही इस घर में रहने का गुरु मंत्र है। आप हर एक को खुश नहीं रख सकते, और ऐसे इंसान को तो बिल्कुल भी खुश नहीं करना जिससे आपकी खुशी से कोई फर्क ना पड़ता हो, जिससे आपकी कोई परेशानी का एहसास ना हो, और जो सिर्फ अपने बारे में सोचता हो। ये साड़ी वहां पड़े मैंने देखी थी तो उठा ली, अब उनको वापस नहीं देना, समझी? और फिर ये ठंड का क्या है, ये तो धीरे धीरे चली ही जाएगी।